आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 51, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमली दिन दिन खूबसूरत होती जा रही है। गले में अब 2 रेखाएं ऐसी उभरती हैं जो उसके मुखमंडल को और भी आकर्षक बना देती हैं। आंखों में चंचलता नहीं, एक मद है। अचानक देखने पर लगता है कि आंखों में काजल पड़ा है। मां, अब तुम्हारा डॉक्टर खुद बेहोश होने लगा है। आध घंटे से दीवार की ओर एकटक देख रहा है। कमली अपने कमरे में बाल झाड़ रही है। मां डांटती है, कमली, डॉक्टर साहब गोल कमरे में बैठे हैं। तो क्या हुआ? कई दिनों से मां चाहती है कि कमली को कहे, इतना हेलमेल अच्छा नहीं, लेकिन अभी उसकी ओर देखते ही माँ ने जाने क्या देखा कि मोम की तरह गल गई। दुधिया वर्ण और सुडौल बाहें, लंबे लंबे बाल, सुगठित मांसपेशियां, गौर आंखों में ये क्या? कांप जाती है माँ। ये क्या रे अभागी, हतभागिन, आंचल को मैला मत करना बेटी, दुहाई। नहीं नहीं, वो भी कैसी है? उसकी बेटी तो माँ कमला है, वो जो चाहे करे। माँ के ओंठों पर स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आती है। मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है। हो, डॉक्टर अब हंसी जब्त नहीं कर सकता है। कमली पर्दे की आड़ से गला निकालकर इशारे से कहती है, चुप, आप बीमार हैं मालूम। तहसीलदार साहब की खड़ाऊ खटखटाती है। हंसी सुनकर वे भला कोई और काम कर सकते हैं। डॉक्टर को तहसीलदार साहब के दोनों रूपों के दर्शन हो चुके हैं। जब वो घर गृहस्थी, मामले मुकदमे, लेन देन, नफा घटी वगैरह की बातें करते रहे तो उनका कोई और रूप देखिएगा। घर में आराम से बैठकर दीन दुनिया की बातें करते समय अथवा रामायण महाभारत, देश विदेश से लेकर घरेलू चीज़ों पर टीका करने के समय किसी और तहसीलदार साहब को आप देखिएगा। हास्यप्रिय, रसिक और कुशल गृहस्थ, भोला भाला इंसान। डॉक्टर को उनके प्रथम रूप से बेहद घृणा है, किंतु दूसरे रूप के इंद्रजाल में तो वो फंस ही चुका है। क्या बात थी? तहसीलदार साहब हंसी का टटका स्वाद लेने के लिए तुरंत पूछ बैठते हैं। कमली की मां, क्या बात थी? ये दोनों नहीं बतावेंगे। अरे, तुम्हारी पगली बेटी के मुंह में जो आता है बक देती है। तुम्हारी बहकाई हुई बेटी अभी कह रही थी कि डॉक्टर साहब अब खुद बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, तब? तहसीलदार साहब मुस्कुराहट को रोकने की मुद्रा बनाकर चाय के प्याले में चुस्की लेते हुए पूछते हैं, तब फिर? मां हंसी को रोकते हुए कहती है, तो मैंने तो कहा कि मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे। तहसीलदार साहब की ऐसी हंसी को कमली कहती है, बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं। पछतिया यानी देर से फलने फूलने वाली। तहसीलदार साहब भी देखते हैं कमली के स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुए हैं। ऐसी बेटी का बाप चुपचाप बैठा है, लाचार है। भगवान, शंकर भगवान, कमली पर कृपा दृष्टि फेरो। डॉक्टर तहसीलदार साहब की बुझती हुई हंसी को गौर से देखता है। ये शायद एक तीसरा रूप है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। कितना करुण। डॉक्टर साहब, माँ 2 प्लेटों में जलपान ले आती है। कमली रेडियो की दीदी से मटर पुलाव सीख कर आई है उस दिन। तो ये ऑल इंडिया रेडियो वाला मामला है। शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, देखिए कि मटर की घुगनी को किस सफाई से मटर पुलाव बना दिया है। कुछ भी हो, ख्याली पुलाव से तो अच्छा है। डॉक्टर कमली की ओर हंसते हुए देखता है। हंसी खुशी के इंद्रजाल में फंसकर डॉक्टर अपने कर्तव्य की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। वो कभी कभी रुककर सोचता है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसके विरोध में हृदय के किसी कोने का तार बेसुरा तो नहीं बज उठता है। नहीं, वो जो भी कर रहा है
सही हो या गलत, अच्छा लगता है उसे। प्यारू ने कई बार कहा है, आंगन की ओर खुलने वाली खिड़की पर भी पर्दा रहना चाहिए। नंगी सी लगती है ये खिड़की। डॉक्टर प्यारू को इसीलिए इतना प्यार करता है। कमली अब रोज डॉक्टर के यहाँ आती है। मौसी कहती थी कि तू गलत कर रही है, तुम दोनों गलत कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा सोचा है कभी? क्या होगा इसके बाद डॉक्टर? कहो तो। कमली आम के फांकों जैसी आंखों से मधु ढालते हुए पूछती है। कहो तो डॉक्टर, क्या होगा? क्या होगा? जो भी हो बुरा ना होगा। तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते। फिर पागलपन। डॉक्टर तुम जिन तो नहीं? जिन? क्या जिन? जिन एक पीर का नाम है। वो कभी कभी मन मोहने वाला रूप धरकर कुमारी और बेवा लड़कियों को भरमाता है। गरीब से गरीब को धनी बना देना उसकी चुटकी बजाने भर की बात है। जिस पर बिगड़े बर्बाद कर दे, जिस पर ढरे उसे निहाल कर दे। कमली के गली की दोनों नई रेखाएं जल्दी जल्दी बनती बिगड़ती हैं। वो डर तो नहीं रही, वो डॉक्टर को पकड़ लेती है। क्यों झूठ मूठ डरने लगी? फिजूल की बातें भरी रहती हो दिमाग में। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। यदि तुम जिन भी रहो तो मैंने तुमको जीत लिया है। इतना भरोसा? डॉक्टर कमली की आंखों में चमकते विश्वास का स्पष्ट रूप देख लेता है। कमला निरोग है, स्वस्थ है कमला। तुम बाहों पर उस दिन कौन सा जेवर पहनकर आई थी? अब क्यों नहीं पहनती? बाजू? क्यों, ग्वालिन जैसी लगती थी ना। गोकुल की ग्वालिन? कमली ठठाकर हंस पड़ती है। इसी को रासलीला कहते हैं। देखते हो, अभी दोपहर रात को डॉक्टर का नेगड़ा नौकर लेट भुकभुकाता हुआ तहसीलदार की बेटी को घर पहुंचाने जाता है। शादी ही क्यों ना करा देते हैं? एकदम साहेब मैम। डॉक्टर साहेब भी कैसे आदमी हैं? डॉक्टर साहब कैसा आदमी है? अगमू चौकीदार से कटहा थाना के नए दारोगा साहब पूछते हैं। हुजूर अच्छा आदमी है, मगर क्या रे? साला आधा बात बोलता है, आधा बात पेट में रखता है। साले हमको चीन लो, हम दूसरे जिला के नहीं, हमारा घर इसी जिला में है। जानते हो ना, हमसे साली बात छिपाते हो। क्या मगर? नए दारोगा साहब जलजल करते हैं। हवा को भी गाली देते हैं। साला रात में बटच ऐसा हवा बहता था हवलदार साहब कि नींद तो बूझिए कि बोझ दिया। हवलदार साहब जरा वो फाइल दीजिए तो देखें क्या क्या सब पूछा है। नया नया पार्टी होता है, साला हम लोगों को जान जाता है। दारोगा साहब नई उम्र के हैं। कहते हैं कि इसी जिले के पहले 5 दारोगा में से एक हैं। बातें करते समय वो ये कहना नहीं भूलते, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूं। हर मौके पर इसका बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। मैं यदि एक पैसा खा भी लूं तो इसी जिले में रहेगा। दारोगा साहब जबरदस्त गलतफहमी से परेशान रहते हैं। बाहर के जितने लोग यहां आए हैं उन्हीं के हिस्से का सुख मौज लूट रहे हैं। फारबिसगंज के नवतुरिया नेता छोटन बाबू जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हुए हैं। लिखा है ये डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का है। दारोगा साहब ने अस्पताल को चारों ओर से 1 दर्जन सिपाहियों से घिरवा रखा है। आपका घर असल में कहाँ है? दारोगा साहब हैरान होकर पूछते हैं। विराटनगर। विराटनगर तो नेपाल में है, आप नेपाली हैं? नहीं। तब आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं दारोगा साहब? मैं जो कुछ भी कहता हूं लिखते जाइए। सो लिखते जाइए? वाह, आखिर क्या लिखें? मैं जो कुछ भी जवाब देता हूं। तहसीलदार साहब पसीने से तरबतर हो रहे हैं। प्यारू का मुंह सूख गया है, लेकिन आश्चर्य, कमली पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डॉक्टर को कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। कमली को दृढ़ विश्वास है। दारोगा साहब डॉक्टर को 2 बात में ही पहचान गए हैं। अजीब किस्म का आदमी है ये डॉक्टर। सुमृत दास बेतार से आज बच्चा बच्चा पूछता है, सुमृत दास, डॉक्टर साहब ने क्या किया है जो दारोगा साहब पकड़ने आए हैं? घूस लेने की शिकायत तो नहीं किया है किसी ने? देखो ना जी, बड़ा खराब है ये दुनिया, किसी का विश्वास नहीं। रामायण में कहा है ना, बिसरस भरे कनक घट जैसे। ये डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतकी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का सीआईडी है ये डाकडर। यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमजोर करने का काम करता था। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कमसीन कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। इस दारोगा की हरकतों पर डॉक्टर को ताज्जुब होता है। बार बार कहता है, हम इसी जिले के हैं। बेवकूफ़ों की तरह सवाल करता है, आपको बहुत लड़कियों से ताल्लुक रहा है? रहा है, कम से कम 400 लड़कियों के साथ मैं दिन रात रह चुका हूं।
डॉक्टर मुस्कुराता है। 400? दारोगा साहब जब किसी बात पर अचरज होता है तो उनकी आंखें उल्लू की आंखों की तरह गोल हो जाती हैं। 400? बटच! इतनी लड़कियां कहाँ से मिली? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में? ओह नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि भले घर की लड़कियां। क्यों, हॉस्पिटल में भले घर की लड़कियां नहीं जाती? मेरा मतलब, खैर छोड़िए इन बातों को। कम्युनिस्ट पार्टी वालों से आपका कैसा रिश्ता है? मेरे बहुत से दोस्त कम्युनिस्ट हैं। आपने संथालों को भड़काया, समझाया था कि जमीन पर जबरदस्ती हमला कर दो। संथालों ने अपने बयान में कहा है। संथाल लोग समय समय पर मुझसे पुराने कागजात पढ़वाने आया करते थे, जजमेंट वगैरह। आप अपनी किताब दिखला सकते हैं? दारोगा साहब उठकर किताबों की अलमारी के पास जाते हैं। साला सब डॉक्टरी किताबें हैं। चिल्ड्रेन ऑफ यूएसएसआर, लाल रूस लेखक बेनीपुरी, लाल चीन लेखक बेनीपुरी। ये सब तो रूस की किताब है। रूस की नहीं, रूस के बारे में। दोनों एक ही बात है। दारोगा साहब उस किताब को निकालकर उलटते हैं, मानो किताब के पन्नों में बम छिपा हो। बहुत सतर्क होकर पृष्ठ उलटते हैं। डॉक्टर साहब गिरफ्त, जुल्म बात। संथालों को डॉक्टर साहब ने ही भड़काया था। गांव में हैजा भी उन्होंने फैलाया था, गांव के लोगों को कमजोर कर दिया। हाँ, हैजा की सुई लेने के बाद आज भी जब काम धंधा करने लगते हैं तो आंखों के आगे भग जोगनी उड़ने लगती है। देखने में कैसा बम भोला था, मालूम होता था देवता है। भीतर ही भीतर इतना बड़ा मारखू आदमी था, सो कौन जाने। मारखू यानी बदमाश। जोतकी काका ठीक कहते थे। गनौरी के यहाँ फारविसगंज का एक मेहमान आया है। कहता है उसके गांव के पास सिजवा गरैया में एक डॉक्टर है जो डकैती कराता है। डॉक्टर तो घर घर में जाता है, अगवार पछवार सब देखता है, रुपया का बक्सा भी वो देखता है। वो अपने दलवालों को पूरा नक्शा बता देता है, घर वालों को सोने की दवा दे देता है, उधर चोरी डकैती करवा देता है। गांव के आसपास के लोगों को सुई भोंक कर डरपोक बना दिया है। जो उसकी बात से बाहर हुआ उसका बैल गाय कटवा देता है, भैंस चोरी करवा देता है या घर में आग लगवा देता है। कई बार बेल केस उस पर चला, बेल केस यानी BL के केस, लेकिन रुपया खर्च करके जीत जाता है। नाम भी अजीब है, डॉक्टर नटखट प्रसाद। हाँ भाई, किसी का विश्वास नहीं। सोमा झट कल तामगंज जिला में गिरफ्त हो गया, सोमन मोची कहता है। अभी मेला से जो लोग आए हैं बोल रहे हैं, अब हम अखाड़ा में ढोल नहीं बजाएंगे। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 51, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।